हेलो एवरीवन, एसीएस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लास्ट लेक्चर ईयर हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करने को आपसे वादा किया था। आइए उसी टॉपिक को हम आगे समझते हैं। जीव जगत में विविधता। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जीव जो है वो अपने साथी के प्रति, साथी यानी कि समष्टि के साथ में, जीव अन्य जाति के साथ, समुदाय के साथ में, जीव कोशिका के साथ में दो तरह की अंतरक्रिया दर्शाता है। या तो ये विरोध की भावना दर्शाएगा या ये सहयोग की भावना दर्शाता है, और हमने उदाहरण से भी समझा था। आगे है, इतने बड़ी डाइवर्सिटी है हमारे पास में, बायोडाइवर्सिटी के रूप में मिल जाता है 1.7 टू 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, नॉट ओनली हमें बायोडाइवर्सिटी में टाइप प्रकार को काउंट करना है, साथ ही हमें इसकी संख्या का भी ध्यान रखना है। मतलब अगर जैव विविधता का पूछा जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, भिन्न भिन्न प्रकार के तथा भिन्न भिन्न संख्या में, संख्या और प्रकार दोनों को सम्मिलित करना है जैव विविधता में। और हमारे पास में जो जैव विविधता का डाटा आता है वो 1.7-1.8 मिलियन के आसपास आता है। अब जैव विविधता में हम देखते हैं कि हर जगह पर आपको एनसीईआरटी की इन लाइनों में आपको यही दे रखा है, जहां पर आप देखोगे कहा गया है कि यदि आप आसपास देखो तो बहुत सारी किस्में दिखाई देती है, और इन किस्मों के टाइप और उनकी संख्या अलग अलग प्रकार की है। कहीं एनसीईआरटी ने इसी को तो जैव विविधता नहीं कहा था, बिल्कुल इसी को कहा था। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव आपस में एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या, देखिए जातियों की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन है। जहां पर हमने कहा था इस पृथ्वी पर यही आपकी संख्या कहलाती है जैव विविधता। और याद रखने वाली बात मैंने आपको बताई थी, जब भी जैव विविधता की बात आए, जैव विविधता की बात आए तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें प्रकार को भी सम्मिलित किया जाता है और संख्या को भी सम्मिलित किया जाता है। तो प्रकार और संख्या दोनों को सम्मिलित करने वाले हैं। और आगे की लाइनों में जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी बायोडाइवर्सिटी है जो हमें खोजनी बाकी है। क्योंकि इंसान चांद पर जाने की सोच रहा है, लेकिन समुद्र की अथाह गहराइयों में कितनी प्रकार की जैव विविधता छुपी हुई है यह हमें नहीं पता, वहां पर भी हमें खोजना है। आगे बढ़िए। प्रत्येक जीव एक मानक नाम होता है। अब क्योंकि हमें अभी अभी 1.7 से 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी मिली थी, ये अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे आईयूसीएन का डाटा 2004 के अनुसार है। इतनी बड़ी जैव विविधता है, देखा जाए तो हरेक का अपना लोकल नेम, इंग्लिश नेम और तीसरा उसका बायोलॉजिकल नेम होता है। सही कहा, साइंटिफिक नेम होता है उसका, इंग्लिश या उसकी भाषा में नाम होता है। तीसरा उसका लोकल नेम, जो कि सामुदायिक रूप से कोई भी व्यक्ति उसको विशेष रूप से बुलाता है, जो जाति आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अब इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, हमें इस डाइवर्सिटी को एक क्लासिफिकेशन में बांधना जरूरी, वर्गीकरण में बांधना जरूरी। क्योंकि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को, वो डाइवर्सिटी जो कि हमारे पास में 1.7 से 1.8 मिलियन है, और इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को हमें अगर स्टडी करना है, स्टडी करने की जरूरत क्या पड़ी, देखिए कुछ चीजें हैं स्टडी करने की जरूरत पड़ी है हमें। अगर जीवों के प्रत्यक्ष महत्व तथा उनकी लाभ हानि के बारे में पता चल जाए तो हमारा जीवन, मानव जीवन जो है सुगम हो सकता है। तो उसी के लिए हम क्या करने वाले हैं, उसी जीव का हम करने वाले हैं डियर नाम पद्धति के द्वारा वर्गीकरण, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। वर्गीकरण का ही भाग नाम पद्धति, कैसे नाम दिया जाए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 3 तरह का हो सकता है, लोकल नेम हो सकता है, उसकी भाषा में नाम हो सकता है जो कि उसकी राष्ट्रीय भाषा हो, उस प्रकार का नाम, और तीसरा बायोलॉजिकल नेम। अब हमें इन तीनों नाम में से ऐसा नाम ढूंढना है जो हर जगह प्रचलित हो। बिल्कुल सही, आपने सही समझा, सही सुना होगा। इसके लिए हम जो प्रयोग लेंगे लोकल नेम नहीं, हो सकता है जैसे कहावत भी है दिया, यहां हमारे राजस्थान में तो हर पग पग पर भाषा बदलती है, तो यहाँ पग पग पर भाषा बदल रही है, इसका मतलब हमें एक ऐसा प्रतिरूप तैयार करना है जहां किसी भी जीव को हम उनके ऐसे नाम से जानते हैं, ऐसे नाम से जान सके जो कि वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में एक प्रकार का हो, उसी को नाम पद्धति का है। प्रत्येक जीव एक मानक जाति जिसमें उस नाम से सारे विश्व में जाना जाता है, इसी को आपने कहा नाम पद्धति।
ये कब संभव हो पाया है? जब हमारे पास में वन्य जीवों का हमने एक सही नाम दिया है। देखिए, अब क्योंकि 1.7 में 1.7 से 1.8 में मैं अगर आपसी से पूछूं, इसमें पादप जाति सम्मिलित है, जंतु जाति सम्मिलित है या सूक्ष्म जीव सम्मिलित है, तो आप कहेंगे लगभग और लगभग 1.2 मिलियन के आसपास एनिमल स्पीसीज है। लगभग और लगभग बचा हुआ 0.5 के आसपास, 0.5 मिलियन के आसपास प्लांट जाति है। डियर, अगर आप गलत नहीं, मैं गलत नहीं, तो कुछ जातियां अभी भी बची हुई है। देखा जाए तो 1.7 के आसपास, 0.8 के आसपास कह रहा है। इट मींस कुछ जातियां जो इसके मध्यवर्ती बीच में बची हुई जातियां है, वो जातियां मिली आपको माइक्रोब्स। माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हिंदी मीडियम में इसे हम सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। ये जो आपको सूक्ष्म जीव मिले हैं, ये सूक्ष्म जीवों की संख्या रिमेन्स, ये आपको मिलेगा डियर 12th के चैप्टर इकोलॉजी में। इकोलॉजी में वहां अगर आप पढ़ोगे तो उन जातियों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। डाटा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कहा, पादप जातियां है, जंतु जातियां है और सूक्ष्म जीव की जातियां भी है। आइए इनका नामकरण कैसे करते हैं समझते हैं, वन बाय वन करके। देखिए डियर, इन जातियों को समझने के लिए हम उन तीनों का, क्योंकि हमने कहा हमारे पास पादप की जातियां भी है, अगर पादप की जातियों का नामकरण करना है, उनका नेमिंग करनी है, तो हमें चाहिए होगा एक शाखा जिसे अपने कहा ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब सुनिएगा, यहां इंटरनेशनल मतलब इंडियन नहीं है, पहली गलती। यहां कल्चर नहीं है, कोड है। ऑफ बोटेनिकल, यहां बायोलॉजिकल नहीं, बोटेनिकल है। और यहां नोमेनक्लेचर है। एक एक वर्ड को अच्छे से समझना। जहां पर आपके पास में किसी चीज का अन्य ऑप्शन होता है, वहां क्वेश्चन बन ही जाएगा। यहां इंटरनेशनल का इंडियन कर देंगे, कोड का कल्चर कर देंगे, या बोटेनिकल का बायोलॉजिकल कर देंगे। तो ध्यान रखिए बच्चा, ICBN जो होती है वो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये तो हमने पादपों की बात की। हम बात करें दूसरा जंतुओं की, जंतुओं के लिए हो जाएगा ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दो का कर लिया हमने, ICBN, ICZN, ये हो गई जंतु तथा पादपों का। हमने कहा था आपसे कि सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, उनका कैसे नोमेनक्लेचर किया जाए। सूक्ष्म जीवों का यदि हमें नामकरण करना है तो उसकी शाखा है ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इंटरनेशनल कोड फॉर या इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। यहां बी फॉर बैक्टीरिया। देखिए ICNB, ICBN ये प्लांट के लिए है और ये सूक्ष्म जीव माइक्रोब मोनेरा के सदस्यों के लिए। इसका मतलब ये हो गया है, यहां हमने पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव तीनों के नामकरण की शाखाओं को देख लिया है। अब NCERT की आगे की लाइन में क्या पढ़ते हैं हम? आगे की लाइन कह रही है जीव विज्ञान ज्ञात विज्ञानों का नामकरण देने के लिए अब नाम दिया है। जैसे हरेक के नाम में दो शब्द सम्मिलित होते हैं, खुद का नाम और साथ ही उसका सरनेम जिसे अपन कहते हैं। यहां पर देखा जाए तो कहा गया है प्रत्येक नाम के दो घटक है। इसका मतलब मैं पढ़ रहा हूं नामकरण की पद्धति। मैं क्या पढ़ रहा हूं? नामकरण पद्धति। और नामकरण की पद्धति में मुझे मिली है दो शब्दावली। पहला जो शब्द होता है कह रहा है, जैसे यहां पर ही अपन देख सकते हैं, इसी में लिखाया गया है। एक वर्ड है मैंजीफेरा, दूसरा वर्ड है इंडिका। एक मैंने कहा है मैंजीफेरा, दूसरा मैंने कहा है इंडिका। दो शब्द हमारे पास। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सुनिएगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इस चैप्टर में आपकी NCERT ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इसी के अगले वाले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसको अच्छे से बताया गया। लेकिन जहां जितना आ रहा है हम उसको समझा रहे हैं आपको। दो शब्दों में पहला जो शब्द आपको मिलने वाला है वो कह रहा है वंश नाम, और दूसरा जो शब्द होता है उसे आपने नाम दे दिया है जाति संकेत पद। जाति संकेत पद।
क्या समझे? यहां द्विनाम पद्धति में हमें दो चीजें या दो घटक मिलते हैं। पहला जो शब्द मिल रहा है हमें वो मैग्जीफेरा, ये वंश को दर्शाता है, तथा दूसरा जो शब्द मिला है हमें इंडिका, ये किसी भी बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के नाम के जाति संकेत को दर्शाता है। तो यहाँ द्विनाम पद्धति, इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था, ध्यान रखेंगे। अब और भी एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, देखिए इसको सारे विश्व में सबसे सुविधाजनक माना जाता है कि भाई सबसे बेस्ट जो नॉमेनक्लेचर है, आगे अपन रूल्स भी पढ़ेंगे, वो जो है अपनी कैरोलस लीनियस के अनुसार है। इसका उपयोग सारे विश्व में किया जा रहा है और दो शब्दों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया मैग्नीफेरा इंडिका, और कैसे द्विपद नाम में मैग्नीफेरा वंश नाम को, क्या सही है, वंश नाम को, तथा इंडिका एक विशिष्ट जाति स्पीसीज को बताता है। तो इंडिका एक जाति संकेत पद है और ये सार्वजनिक, इसके कुछ रूल्स होते हैं। देखिए नाम लिखने के, कोई अपना नाम के आगे कुमार लगाता है और कोई नाम के पीछे कुमार लगाता है, समझ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर अपने नाम के साथ साथ अपने पिताजी का छोटा सा शॉर्ट नेम लिखा जाता है। तो इसका मतलब सब जगह पर नाम पद्धति अलग अलग, लेकिन बायोलॉजिकली ऐसा नहीं होता है। इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कौन कौन से रूल्स है देखिएगा। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं, पहला वर्ड वही, एक वर्ड हमारे पास में आता है लैटिन, लैटिन भाषा, और दूसरा हमारे पास शब्द आ रहा है, दूसरा आ रहा है जहां लिखा गया है इटैलिक्स। अगर मैं यहां देखूं तो वहां आपको मिलेगा इटैलिक्स में। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका उद्भव चाहे कुछ भी हो, इसे लैटिनिकर तथा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है। अब देखिए, समझिए, इस बात को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपसे कहा जाए आपने लैटिन भाषा का ही चयन क्यों किया, लैटिन भाषा के चयन करने के पीछे का वैज्ञानिकों का संदर्भ ये था, ये डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है अब इस भाषा का कहीं पर कोई प्रयोग नहीं होता है। जब आप इस भाषा को प्रयोग में नहीं ला रहे हो तो इसमें किसी प्रकार के नए शब्द जुड़ने की, नए सुधार करने की कोई प्रायिकता नहीं बचती है। लैटिन भाषा का क्या कहा है, पूरा पूरा सुनना। जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और यदि आप हाथ से लिख रहे हो, हाथ से लिख रहे हो तो उन्हें हम तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंने इसको जब हाथ से लिखा तो हाथ से क्या मैं इसको तिरछा लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि अगर हाथ से लिखा जाए तो ये तिरछा लिखने में दिक्कत होगी। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, इसको मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं। देखना विद्यार्थी, क्या पॉइंट मिल रहा है आपको, मैंजीफेरा इंडिका, हमें पॉइंट मिला है। अब ये मैंने थोड़ा सा तिरछा करने का प्रयास किया है और ये मैंने सीधा ही लिखा है। अब देखा जाए तो ये अगर तिरछे लिखने वाली बात आई, ये तब लिखोगे जब आप इसे टाइप कर रहे हो। कंप्यूटर द्वारा लिखा जाता है तब उसे तिरछा लिखेंगे। तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है कब बेटा? तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है जब आप इसे कंप्यूटर द्वारा लिखते हो, मतलब आप इसे टाइपिंग में लेते हो। यदि आपने टाइप किया है, यदि आपने कंप्यूटर द्वारा लिखा है, तब उसे तिरछे अक्षरों में लिखोगे। अन्यथा मेरे विद्यार्थी, यदि आपने इसको हाथ से लिखा है, जो कि मैंने लिखा है, दोनों में से हाथ से लिखा है, समझने के लिए मैंने आपको बताया, हाथ से लिखा है, तो इन दोनों को पृथक पृथक रूप से आपको अंडरलाइन करना है। मतलब कि इसे भी अंडरलाइन कीजिए पृथक रूप से, इसे भी अंडरलाइन कर दिया। तो हमने मैजीफेरा इंडिका को अलग अलग पृथक रूप से अंडरलाइन किया है। अब सुनिए एक और पॉइंट यही पहले बात में, इसका उद्भव चाहे कुछ भी हो, लिखा जाएगा लैटिन भाषा में। आम, मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, समझ चुके हो आप। लेटिनीकृत अथवा इसके लेटिन उद्भव को, अब ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ और यहां पर क्वेश्चन बनता है। इसका मतलब लेटिन भाषा में लिखना उसके लेटिन भाषा के उद्भव को बताता है कि इसकी उत्पत्ति जो है लेटिन भाषा से हुई है। जैविक नाम में पहला शब्द हमने पहले ही पढ़ लिया था, वंश नाम को, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत को बताता है कि दूसरा जाति संकेत हो जाएगा। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं, ये रहा,
तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। देखिए बेटा, कहां कहां रुकने की जरूरत है। जब हाथ से लिखा जाता है, पहले यहां रुकिएगा, जब हाथ से लिखेंगे तब दोनों शब्दों को फिर यहां रुकना, अलग अलग, मतलब एक साथ नहीं, इसको अलग। अगर मैं देखो बेटा, अगर मैं करना चाहूं इसे, तो क्या ये सही है या गलत है, आप बताना। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने दोनों को एक साथ अंडरलाइन किया है। लेकिन एनसीईआरटी कहता है अलग अलग रेखांकित करो, अथवा छपाई में तिरछा लिखो। छपाई का मतलब यहां हो गया टाइपिंग, ये तो हमने पहले कह दिया था। तो जब आप टाइपिंग करेंगे तो उसको तिरछा लिख देंगे इस तरह से। अगर मैंने इसी को कंप्यूटर से लिखा होता कि तिरछा लिखा हुआ होता, यह रेखांकन उसके लैटिन उद्भव को, देखो दोनों तरफ, चाहे आपने इसको लैटिन भाषा में लिखा है तो भी ये लैटिन की उत्पत्ति को बताता है, चाहे आपने इनको तिरछा लिखा है कंप्यूटर द्वारा या हाथ से लिखकर उसको पृथक पृथक अंडरलाइन किया है, ये भी उसके लैटिन भाषा का ही उद्भव को दिखाता है। गलती करवाएगा एनसीईआरटी, नीट आपसे गलती करवाएगा, यहां लैटिन दे देगा, यहां इटैलिक्स का होगा। देखिए ये कि इसका रेखांकन उसके इटैलिक्स उद्भव को दिखाता है, इटैलिक्स को नहीं दर्शाएगा। पहला अक्षर जो वंश का बतलाता है उसे बड़े अक्षर में लिखा जाता है। देखिए ये तो अब इंग्लिश के लिए, हिंदी में तो अपन पहले अक्षर को बड़ा कैसे लिखे भाई, हिंदी के लिए नहीं। लेकिन अगर मैं यही बात करूं बेटा, मैंजीफेरा इंडिका, तो मुझे इस मैंजीफेरा इंडिका में पहला जो अक्षर मिला है वो है वंश का, दूसरा जो शब्द मुझे मिला है वो है मेरी जाति विशेष, जाति का। अब देखिएगा, एम को मैंने कैपिटल लिखा है, आई को मैंने स्मॉल से ही लिखा है, और एम यानी कि कैपिटल किसका है, वंश का। तो वंश का प्रथम अक्षर जो होगा वो कैपिटल में, जबकि इंडिका का प्रथम अक्षर स्मॉल लेटर में, बाकी सारे स्मॉल ही आएंगे। बस यहां याद रखेंगे वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखना है आपको। साथ ही इनको अंडरलाइन करने वाली बात आ जाइए, यही कह रहा है ये, पहला अक्षर जो वंश के नाम को बताता है उसे बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटा अक्षर। देखिए बड़ा अक्षर छोटा अक्षर, मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, हमने कर ली। ये हिंदी में है इसलिए मैं यहां नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हिंदी में मैग्नीफेरा एम को मैं क्या बड़ा लिखूं क्या छोटा लिखूं। जाति संकेत पद के बाद कभी कभी, क्योंकि दिया गया है कैरोलस लिनियस द्वारा, कभी कभी जिन्होंने नाम दिया है उन साइंटिस्ट का, उन वैज्ञानिक का भी नाम साथ में दिया जाता है कभी कभी। ये भी आपका 5th रूल है, जाति संकेत पद में अथवा जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और संक्षेप में लिखा जाता है। ऐसा नहीं पूरा पूरा लिख देंगे, जैसे हमने लिखा मैंजीफेरा इंडिका और लास्ट में लिख दिया हमने LINN, लिन। यहां मैग्नीफेरा इंडिका लिन, लिन मतलब लीनियस को बताता है, और इसे संक्षेप में लिखने के साथ साथ इसे अंडरलाइन नहीं किया जाता है। अंडरलाइन जो किया जाता है वो हमेशा वंश और जाति को किया जाएगा। आगे की तरफ जो लीनियस का लिन लिखा हुआ है उसे अंडरलाइन तिरछा कुछ नहीं, सामान्य भाषा में। अरे क्योंकि वैज्ञानिक नाम बेटा, वैज्ञानिक का वैज्ञानिक नाम नहीं लिखेंगे हम, किसी जीव का, किसी पादप का, किसी जंतु का वैज्ञानिक नाम लिखोगे, वैज्ञानिक को वैज्ञानिक नाम में कैसे लिखोगे। तो इसके पीछे देखो यहाँ लिन को सामान्य लिख रखा है। रूल्स को अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी ने अपने जो रूल्स दे रखे हैं उसमें बहुत सारी बातें कही हैं। देखो यहाँ पर हिंदी मीडियम, क्या कंप्यूटर टाइप है, कंप्यूटर टाइपिंग में बिल्कुल बिल्कुल, इसे आपने छपाई में किया है। फिर आपने तिरछा कर दिया, तिरछा किया है, और साथ ही साथ लीनियस को आपने शॉर्ट में लीनियस का लीन लिखा है, और इसको ना तो तिरछा लिखा ना अंडरलाइन किया है, ना तो हमने तिरछा लिखा है इसको ना ही अंडरलाइन किया, सामान्य में। और जब ये आपका हो जाए तो इसका मतलब समझ जाइए आपने इनके नोमेनक्लेचर के रूल्स को भी पढ़ लिया है। बढ़ते हैं आगे एनसीईआरटी में। यदि सभी जीवों का अध्ययन करना चाहे असंभव, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज में, ये मैं स्पीसीज की संख्या बता रहा हूं, हम जो पूरे मानव हैं धरती पर जितने भी मानव हैं उन्हें 1.6 में 1.7 से, सॉरी माफी चाहूंगा, 1.7 से 1.8 में से एक लिया जाता है। हम 1.7 में से 1.8, 1.7 से 1.8 में से एक जना है, मतलब जाति के रूप में हम एक ही है। मैं अपने जाति को रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मेरे पे अध्ययन हुआ है तो मेरी पूरी जाति पर अध्ययन हुआ है। तो अगर अपन अध्ययन करने भी बैठे तो हमें हर एक प्रकार की जातियों का 1.7 से 1.8 अलग अलग भिन्न जातियों का वर्णन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। अब यहां हमें है कि इनका एक स्टेबल वर्गीकरण, यानी कि जिसे अपन क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखिए कभी लाइब्रेरी में गए होंगे आप,
अपने घर की लाइब्रेरी कहें, अपने घर की बुकें कहें, तो हम इसी तरह से इधर उधर रख देते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में आपको सारी चीजें अरेंज मिलती है। कौन सा सेक्शन? साइंस सेक्शन उधर है। साइंस सेक्शन में वहां बायोलॉजी सेक्शन, फिजिक्स सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन। बायोलॉजी में वहां जूलॉजी, बोटनी। जूलॉजी में वहां कौन सा? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। समझ पा रहे हैं? आपने एक अरेंजमेंट देखा है, क्योंकि हमारे पास 1.7 से 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है, तो हमें उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसको पूरा व्यवस्थित करना पड़ेगा, और यही इसकी व्यवस्था जो होती है, यह प्रक्रिया कहलाती है वर्गीकरण। क्या कह रहा है सुनना, वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों में दिखने पर, दृश्य मॉर्फोलॉजिकल, पहला वर्ड आया हमारे पास में मॉर्फोलॉजिकल। देखिए मैं कह रहा हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे और डिटेल में आ जाएगा। यहां जो जो अपने चैप्टर में लिखा है, मैं एनसीईआरटी को समझा रहा हूं, तो कुछ सरलता से दृश्य गुण, दृश्य गुण का मतलब हमें मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड के बारे में बात करना है, के आधार पर सुविधाजनक वर्ग का मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं उस जीव को सिर्फ, जैसे यदि आप इंडिया से बाहर हो, यदि आप इंडिया से बाहर हो तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? जैसे मैं अभी जोधपुर खड़ा हूं, तो मैं इंडिया से बाहर हूं तो मैं जोधपुर रिप्रेजेंट कर रहा हूं? नहीं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंडिया को। यदि मैं इंडिया के अंदर हूं तो मैं जोधपुर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं? नहीं, मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। राजस्थान में मैं जोधपुर को, जोधपुर में मैं आगे बासनी, बासनी में आगे, इस तरह से अगर देखा जाए तो मैंने अपना क्लासिफिकेशन हाई टू लो, लो टू हाई। समझ पा रहे हैं आप? तो आपने क्या क्या वर्ग में वर्गीकृत किया। उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे इसको जीव दे रखे हैं, यहां समझने लायक चीजें कुछ नहीं है, बस आप इसको समझ के या पढ़ के आगे की तरफ निकल जाइएगा। आगे बढ़े हम इसी में ही। हाँ भाई, अब आगे क्या कह रहा है, इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में, देखिए एक वर्ड आता है टैक्सा, टैक्सा, और एक आएगा आगे अपन पढ़ेंगे जिसे अपन कहेंगे टैक्सॉन। मिल जाएगा तुम्हें दो वर्ड, टैक्सोनॉमी, टैक्सा, टैक्सॉन। आ जाइए। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फिर से कह रहा हूं, यदि आप एनसीईआरटी के एक चैप्टर को पढ़ोगे तो वो रिलेट कर रहा है दूसरे चैप्टर से। अब हमारी वीडियो बना यह है कि हम एक चैप्टर में रहकर उसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि बस यहां तक मैं समझ लूं, फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करूं और आगे बढ़ जाऊं कि अगली कोई सिलेबस पढ़ना चाहिए। नहीं, उस चैप्टर को आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था आपसे कि भाई जब आपने पहला इस लिविंग वर्ल्ड के पहली स्लाइड को पढ़ा था तो वहां आपको मैंने बता दी इकोलॉजी से जुड़ा हुआ था। यहां ये सेकंड चैप्टर से भी है। क्या क्या कह रहा है कि हमें किस किस प्रकार के गुणों को लेकर जो है वर्गीकरण करना है। तो प्रकार, कौन सी टाइप की सेल है, रचना, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक है क्या, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम किससे संबंध दर्शा रही है, तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक होती है जो कि आधुनिक वर्गीकरण का आधार। यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है। इसलिए विशेषीकरण क्या है आगे बताएंगे। पहचान, यहां पर आ जाएगा हमारा सबसे पहला उसके कैरेक्टराइजेशन। विशेषीकरण का मतलब कैरेक्टराइजेशन, दिखने में तो यही लग रहा है, दिखने में तो एनिमल लग रहा है, दिखने में तो प्लांट लग रहा है। विशेषीकरण, पहचान, कंफर्म हो गया ये तो प्लांट है, अभी पानी के अंदर है, पानी के बाहर है। फिर उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, किसके अनुसार, कुछ पदक्रम दे रखे होंगे। देखिए मैं इन सभी पॉइंटों को समझा रहा हूं। फिर उसके बाद में उसका नोमेनक्लेचर। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अगर आपसे पूछा जाए वर्गीकरण के लिए बिंदु क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है विशेषीकरण। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, विशेषीकरण मिलने वाला। विशेषीकरण का मतलब आपको उसका कैरेक्टराइजेशन करना है। कैरेक्टराइजेशन का मतलब दिखने में कैसा है वो, क्या उसके 4 लिम्स है, 4 लिम्स का मतलब टेट्रापोडा, 4 हाथ पैर, इसका मतलब हम टेट्रापोडा में लिख देंगे। क्या उसके फिन्स है, इसका मतलब मछली हो सकता है। तो आपने पहले कैरेक्टर्स लिए थे, तो कैरेक्टर को पहचानने के जो आपने जो कैरेक्टराइजेशन किया था विशेषीकरण, देन आफ्टर उसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान करेंगे, हाँ आपने पहचान लिया कि उसके 4 हाथ पैर है, मतलब टेट्रापोडा का सदस्य है। फिर आप क्या करोगे, वर्गीकरण करोगे, जिसमें आप उसका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज आगे आएगा बेटा। तो वहां वर्गीकरण के कुछ पदानुक्रम है, वर्गीकरण पदानुक्रम के अनुसार आप उसका वर्गीकरण करोगे तथा लास्ट में उसकी नाम पद्धति द्वारा पूरा पूरा वर्गीकरण कर लोगे, जो कि कह रहा है वर्गीकी विज्ञान का आधार है। तो आपने कहा वर्गीकी,
और उसका आधार क्या बन रहा है? वर्गीकी का आधार। देख मेरे विद्यार्थी, वर्गीकी के आधार में मुझे सबसे पहला मिला है विशेषीकरण। वर्गीकी के आधार में मुझे मिला है उस जीव की पहचान करना। वर्गीकी के आधार पर मुझे मिला है उसका खुद का वर्गीकरण, और वर्गीकी के आधार पर मुझे मिला है उस जीव का नामकरण, नाम पद्धति। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ये सीक्वेंस भी याद रखना, क्योंकि इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। वर्गीकरण के आधार का क्रम क्या है? वर्गीकरण कोई नई नहीं है। नई नहीं मतलब कोई नई बात नहीं, पहले से अपन करते आ रहे हैं। पहले हम आवश्यकताओं के आधार पर जीवों को बांटते थे कि भाई हमारी आवश्यकता, जैसे इंसान की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, बिल्कुल आगे पढ़ेंगे आप इसे। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक जानने का प्रयत्न कर रहा है, विशेष रूप से उन जीवों के बारे में जो उनके लिए आवश्यक उपयोगी हो। आदि मानव अपनी मूलभूत आवश्यकता है, ध्यान रखना, मूलभूत आवश्यकता के आधार पर आदि मानव ने अपना पहला वर्गीकरण किया था, जो कि था भोजन, कपड़े, आश्रय। रोटी, कपड़ा और मकान, देख लीजिए यहीं पे आ गया है। और नए नए स्रोतों को खोजने पड़े, इसलिए विभिन्न प्रकार के जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग था। यानी कि अगर आपसे पूछे, छोटा सा क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछे एनसीईआरटी कि पहला जो आदिवासियों ने वर्गीकरण किया था, आदि मानव ने वर्गीकरण किया था, आदि मानव ने जो वर्गीकरण किया भोजन, कपड़े तथा आश्रय, उसका आधार क्या था? उसका आधार था उपयोग। क्या चीज हमें जरूरत है, किसकी नहीं है, उसके बेसिस पर हमने इसका वर्गीकरण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार की जीवों को जानने की इच्छा रखता है, और विविधता को कहा जाए तो हमने एक वर्गीकरण सिस्टमेटिक्स बनाया है। और सिस्टमेटिक शब्द जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक शब्द लेटिन शब्द है। पहली बात, फिर से क्वेश्चन, लेटिन है, इटैलिक्स है, इंग्लिश है, कैसा है, हिंदी है, मारवाड़ी है? नहीं, लेटिन शब्द है, नाम है सिस्टेमा। अब ये जो है बेटा, सिस्टेमा वर्ड देने के लिए लीनियस ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, नाम है उसका सिस्टेमा नेचर, उससे लिया गया है। और सिस्टेमा का मतलब होता है नियमित व्यवस्था। देखिए, एक होती है टैक्सोनॉमी, आप पढ़ेंगे, जिसे आपने वर्गीकी पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा है अभी सिस्टेमैटिक्स, दूसरा हमने पढ़ा है सिस्टेमैटिक। अंतर क्या है? इसमें भी विशेषीकरण होता है, इसमें भी पहचान होती है, इसमें भी वर्गीकरण है, और इसमें भी नामकरण है। इसमें मैं बात कर रहा हूं इस टैक्सोनॉमी वर्गीकी की। अब मैं पढ़ रहा हूं सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स, बताइए क्या इसमें विशेषीकरण है? बिल्कुल, इसमें भी विशेषीकरण मिल जाएगा हमें। क्या इसमें सेकंड स्टेप्स के रूप में पहचान मिलेगी? बिल्कुल, पहचान भी सम्मिलित है। क्या इसमें वर्गीकरण सम्मिलित है? बिल्कुल, वर्गीकरण सम्मिलित है। क्या इसमें नामकरण सम्मिलित है? बिल्कुल, नामकरण भी सम्मिलित है। अब अंतर कहां है भाई? ये तो हमने पढ़ लिया। चाहे आप टैक्सोनॉमी वर्गीकी पढ़ो तो भी विशेषीकरण है, यहां पर भी विशेषीकरण है। चाहे आप टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स में पहचान पढ़ो, पहचान, वर्गीकरण, वर्गीकरण, नामकरण, नामकरण। अंतर क्या है? देखिए, आप बस में बैठे हुए हो, बस में आप ही के आगे कोई जीव बैठा है, बायोलॉजिकली कोई जीव बैठा है। सबसे पहले आप उसको देखकर, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखकर, हाँ लग तो इंसान ही रहा है, लगने में तो इंसान है, ह्यूमन लग रहा है, विशेषीकरण। अच्छा, ये तो मेल और फीमेल में से कोई एक मेल है, पहचान कर दिया। गए पास में, पूछा उससे, हाँ भाई कहाँ के? मैं तो इंडिया का। इंडिया में कहां से? राजस्थान का। राजस्थान में जोधपुर। जोधपुर, पाउटा। उसने अपना एक क्लासिफिकेशन बताया, पाउटा में, पाउटा सी रोड, मकान नंबर दिस मकान, रूम नंबर, ये उसने बता दिया अपना वर्गीकरण। और आपने कहा कि अच्छा, तो आपका नाम के नाम तो मेरा फलाना फलाना है साहब, तो नामकरण भी हो गया उसका। आपकी रुचि अगर यहां तक ही है, उसको पहचान, विशेषीकरण करने की, पहचान करने की, वर्गीकरण करने की, नामकरण पूछने तक यहां तक की है, तो आप अभी रुके हुए हो कहां पर? वर्गीकी और टैक्सोनॉमी में। लेकिन यदि आपने कहा कि नहीं,
अच्छा, आप जो बंधु हो, आप जो जीव हो, यार ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी उत्पत्ति किसी बंदर से हुई है। हमने क्या कर दिया उसका, हमने उसका नामकरण में आगे की तरफ एक और पॉइंट जोड़ दिया है। यहां हम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एक और जोड़ा है, जो कि मैं यहां लूंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहां मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो हमने जोड़ी है यहां पर, वो हो जाएगा उसका उद्विकासीय संबंध। उद्विकासीय संबंध, इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चे, यदि आपने उस जीव को ये बोला कि अच्छा तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दादा परदादा, तो आपने उसका लिंक कर दिया उसके जाति से, पिछली जाति से, उद्विकास के, भाई आपके दादा परदादा वहां से आए थे, फिर आपके पिताजी, फिर दादाजी, पिताजी, आप, इस तरह से। तो आपने एक सीरीज बना दी है उद्विकास का, आपने क्रम व्यवस्थित किया है, उसी को नाम दे दिया उद्विकासी संबंध। तो क्या आपको एक्स्ट्रा मिला है? सिस्टमैटिक्स में एक चीज एक्स्ट्रा होती है, वो है उद्विकासीय संबंध। देखिए एनसीईआरटी ने कहा लिखा है, सिस्टमैटिक्स वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति वर्गीकरण को सम्मिलित करते हैं, वो तो पहले से था हमारे पास में, विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण पहले से था। इसके अलावा क्षेत्र में वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध को भी ध्यान में रखा गया है। ये जो सिस्टमैटिक्स है, वर्गीकरण पद्धति है, इसमें आपने और क्या इंक्लूड कर दिया मेरे बच्चे? आपने इसमें इंक्लूड कर दिया विकासीय संबंध, उद्विकासीय संबंध। मतलब आपने उस जाति को ना सिर्फ उसके पहचान नाम तक पहुंचाया, इवन दो आपने उसके जाति के किसी और उसके फैमिली मेंबर के साथ जोड़ दिया कि भाई तुम्हारे परदादा, दादा, पिताजी, तुम, एक संबंध बना लिया, उद्विकासीय संबंध। ये कहां आ जाएगा? आपके सिस्टमैटिक्स में इंक्लूड होगा। चलिए अगले बढ़ते हैं। अब वर्गीय संवर्ग, जैसा अभी अपन ने कहा था, वर्गीकरण के लिए आपने वर्गीय संवर्ग को पढ़ा था। वर्गीकरण संवर्ग जो है उसमें कोई एकल सोपान प्रकरण में, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नाम बता दिया, सारा एड्रेस खत्म। कोई विशेषीकरण वर्गीकरण में सॉरी, आपने सिर्फ और सिर्फ नाम बता दिया और बाकी वाली चीजें जाति, वर्ग, गण, कुल, ये सब नहीं। हमें यहाँ पहले वर्ड का मतलब समझना, एक सोपान प्रकरण का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप्स नहीं, मल्टीपल स्टेप्स। कैसे? आ जाइए, इन्हीं को अपन पूरी एनसीईआरटी की लाइन को समझते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़े। यहां पर देखिए, जब आप स्लाइड में आगे की तरफ बढ़ते हो तो एनसीईआरटी ने एक पॉइंट दे रखा है यहां पे, यह रहा तुम्हारा वर्गीकरण पदानुक्रम। हम सबसे पहले आरोही, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे छोटी ये हो गई। मैं इस स्लाइड को यहां नहीं समझा रहा हूं, बस उसी स्लाइड को यहां लेके आया हूं एक तरह से, छोटी सबसे और ये सबसे बड़ी इकाई। अब यहां आप कहां से गए हो? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। नाम क्या उसका? फलाना जी। अच्छा, वंश क्या उसका? राठौड़। कुल कौन सा है? करमसोद है। गण कौन सा है? लाइक। वर्ग, उसके बाद संघ कौन सा? जगत कौन सा है? समझ चुके हो? कहां के? जोधपुर के। अच्छा, जोधपुर कहां? राजस्थान में। राजस्थान कहां? इंडिया में। इंडिया कहां? एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट कहां? अर्थ पर। अर्थ कहां? आप आगे बढ़ते जा रहे हो, यूनिवर्स तक पहुंच गए हो, तो मतलब आपने क्या कर दिया? उसका क्लासिफिकेशन किया। मतलब अब ये क्या एक पद है क्या? नहीं, 7 पद हमारे पास। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब अगर देखिए 7 से आप 1 की तरफ जा रहे हो तो आप किसको बता रहे हो डियर? छोटी से बड़ी, मतलब आप बढ़ रहे हो, आरोही कर रहे हो। यदि आप जगत से जाति की तरफ आ रहे हो तो आप बड़ी से छोटी अवरोही क्रम में जा रहे हो। मैं समझा पाया हूं? देख विद्यार्थी, अब उसी जगह पे आ जाते हैं हम वापस वर्गीय संवर्ग के बारे में। वर्गीय संवर्ग क्या ये एकल सोपान प्रक्रम था? नहीं, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। के, पी, सी, ऑफ, जी, एस। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और
स्पीसीज। जगत, पहला कौन सा? जगत। दूसरा फाइलम। फाइलम का अपन प्रभाग कह देंगे या संघ कह देंगे, अभी आपको बताएंगे। इसका हो जाएगा वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। अब आ जाइए वर्ग और वर्गक। क्योंकि देखिए समझाते हैं, प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसको वर्ग की संवर्ग कहेंगे। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम। अगर आप इन सारों को कहो तो सारों का तो नाम हो जाएगा हमारे पास में वर्ग की पदानुक्रम। प्रत्येक संवर्ग वर्ग की इकाई को प्रदर्शित करता है। देखिए सब जो है ना, ये सब मिलकर बना रहे हैं वर्ग की पदानुक्रम, जिसे आप कहते हो टैक्सा। सब मिलाकर क्या बना दिया आपने? टैक्सा। और इसका जो एकल सदस्य, कोई भी एक ले लीजिए आप बात करो ऑर्डर की, इस वर्ग टैक्सा के ऑर्डर की। ऑर्डर जो बताएगा वो बताएगा एक इकाई वर्गक टैक्सॉन। याद रखने के लिए इकाई जो है ना, ये कहलाता है इसका टैक्सॉन या वर्गक। वर्ग एक वर्ग का, ये भी वर्गक है, ये भी वर्गक है, ये भी वर्गक है। तो मतलब अगर मैं कहूं वर्गक मिलकर ही टैक्सा वर्ग की पदानुक्रम का निर्माण करते हैं, तो क्या गलत है? अरे भाई, वर्गक ने मिलकर ही तो वर्ग की पदानुक्रम का निर्माण किया। तो वर्ग की पदानुक्रम में छोटे छोटे वर्ग होते हैं, ये रहे वर्ग, वर्गक। तो टैक्सॉन, तो आपने क्या कहा? वर्गक। टैक्सॉन कहते हैं वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं, जैसे आपने इस उदाहरण में किया है। तो क्या समझे आप इस बात से? एनसीईआरटी की इन लाइनों से, यहां तक की लाइनों से आपने समझा यहां पर कि वर्गीकरण जो आपने किया है, यहां तक। मैं लास्ट अंतिम भाग बताता हूं आपको। तो जगत, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये 7 वर्गीकरण आपके पास पदानुक्रम है। इन सभी को आपने कहा वर्ग की पदानुक्रम। और इसका जो एकल सदस्य, चाहे आप फैमिली लीजिए, ये भी क्या कहलाएगा? आपका टैक्सॉन कहलाएगा, वर्गक कहलाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी टैक्सॉन है, वर्गक है। तो ऐसे ऐसे सभी वर्गक मिलकर वर्ग की पदानुक्रम का निर्माण करते हैं। तो यहां तक आज के लिए काफी है, बाकी का हम पढ़ेंगे डियर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।